नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे राइस की, क्यों चढ़ रहे हैं चावल के प्राइसेस, एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, हर तरीके से लेंगे राय राइस के ऊपर। बात करेंगे कच्चे तेल की। तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी, उसके बाद वापस प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। क्या चाल यहाँ से बन रही है कच्चे तेल की, इस पर भी लेंगे आउटलुक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना बने हुए हैं। बात करेंगे, लेकिन पहले इस समय का प्राइस एक्शन एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक बार सोने चांदी के भाव के साथ शुरुआत करते हैं, किस तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा था कि सोने के प्राइसेस में थोड़ी सी रिकवरी बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन फियर्स की वजह से जो अपसाइड है वो कैप दिखाई दे रही है। 4600 के अंडर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली $73 के आसपास सिल्वर कारोबार कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। कच्चे तेल की बात करें तो $113 के आसपास ब्रेंट का भाव है। घरेलू बाजार में हमने एक तेजी बनते हुए देखी थी, लेकिन वापस प्राइसेस थोड़ा सा फ्लैट हुए हैं। इस समय ब्रेंट 113 और घरेलू बाजार में 10,000 के नीचे प्राइसेस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरे ही बेस मेटल पैक को आज के सेशन में, तो यहाँ पर कारोबार थोड़ा बहुत बाइंग का देखने को मिल रहा है, स्पेशली जिंक, कॉपर जैसे बेस मेटल्स में। सिमिलरली अगर बात करें एग्री बाजार की, तो तेजी आज देखने को मिल रही है कपास में, और साथ ही स्पाइसेस के पैक में, स्पाइसेस में भी टर्मरिक और धनिया तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले हम राइस की, और राइस के मार्केट में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है। 7 महीने के हायर लेवल्स पर प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगर हम पिछले 2-3 महीने के ट्रेंड्स देखें तो कंसिस्टेंटली 7-8% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। किस तरीके के फिलहाल ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स किस तरीके के बने हुए हैं, डोमेस्टिक मार्केट में किस तरीके के हालात हैं, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। और घरेलू बाजार में भी क्योंकि हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे हैं और पिछले साल के मुकाबले प्राइसेस 3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्यों ये प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजीत सिंह मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग प्रेसिडेंट भी मौजूद रहेंगे। इनसे करते हैं बातचीत। लेकिन इस समय हमारे साथ सबसे पहले बातचीत करने के लिए आप देख पा रहे हैं पूर्व CND HPCL के सुराना भी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर प्रेम गर्ग भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले तो बातचीत कर लेते हैं IREF के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग से भी। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आपसे स्थिति समझना चाहेंगे किस तरीके की बनी हुई है, प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट जो सर्च हो रहे हैं। और हम डोमेस्टिक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बातचीत करें तो एक्सपोर्ट्स पर अंकुश लगा है, एक्सपोर्ट्स घटे हैं, उसके बावजूद भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। किस तरीके के हालात फिलहाल हैं, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका कितना इम्पैक्ट सो फार देखने को मिला है, क्या स्थिति एक्सपोर्ट फ्रंट पर बनी हुई है अभी? देखिए, जब ये बात शुरू हुई थी उस टाइम के ऊपर जो प्राइसेस थे काफी नीचे, मतलब लगभग जो 90 रुपए 88 रुपीज के ऊपर चल रही थी बासमती की, जो एक बेंचमार्क लेकर चलते हैं हम लोग कि भाई 11-21 को लेकर चलते हैं, तो इसके अंदर और वो राइस के प्राइसेस बढ़कर 102-105 रुपए तक चले गए थे। पर उसके बाद जैसे जैसे ये वार अब ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है, तो उसके बाद अब प्राइसेस में वापस करेक्शन आने लगा है, और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी और लोकल मार्केट में जो प्राइसेस जो 102-105 रुपए के बीच में पहुंच गए थे, आज वो वापस घट के 92-93 रुपीज के ऊपर आ चुके हैं। और नॉन बासमती की हम बात करें तो नॉन बासमती के अंदर जो प्राइसेस पहले $365 के ऊपर ट्रेड हो रहे थे, पार्बल राइस एक जो मेनली आज के दिन एक्सपोर्ट होता है भारत से, तो इसके 365 के अंदर 5% ब्रोकन के अंदर एक्सपोर्ट हो रही थी। 100% ब्रोकन जो थे $325 के ऊपर ट्रेड हो रहे थे, तो वो अब घट के आज $335 हमारे एक्सपोर्ट के अंदर सेल हो रहे हैं पार्बल राइस के। 100% ब्रोकन $280 के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। FOB प्राइस देखें तो प्राइसेस काफी लोअर आ चुके हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी नीचे हैं प्राइसेस। इसको अब ये कहेंगे सिर्फ बासमती के अंदर शायद हमें देखने को जल्दी और भी करेक्शन मिलेगी, तो जिसके अंदर हमें लगता है कि 5 से 6% और प्राइसेस डाउन जाएंगे, क्योंकि अभी एक नई जो कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जैसे सूडान, बुर्किना फासो, बेनिन, सेनेगल, मेडागास्कर, इन कंट्रीज ने अपने यहाँ कुछ पाबंदियां लगाई हैं, नए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए हैं। बेनिन के अंदर अभी नया सर्कुलर निकला है जिसके अंदर
अभी कोई भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा फ्रीली, जैसे हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे। हमारे इंडियंस ने काफी अपनी दुकानें खोल दी थी जाकर के बैनिन मार्केट के अंदर, कोटनू के अंदर। तो अभी उनको इंपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल काइंड का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिस लाइसेंस के अंदर काफी कंडीशंस रखी गई हैं बैनिन गवर्नमेंट की तरफ से, कि एक कंपनी जो भी अप्लाई करेगी उसको 1.5 मिलियन यूरो का डिपॉजिट देना होगा, 50,000 टन पर मंथ उसको गारंटी करनी पड़ेगी इंपोर्ट की लाने के लिए। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब अफ्रीकन नेशंस ने मिलकर, जो अफ्रीकन कॉलोनीज हैं अफ्रीका के अंदर, तो वो लोग इस चीज को उठा रहे हैं काफी। ये देखेंगे आप, जैसे अब माली से भी हमें उम्मीद है कि शायद 2-4 दिन में वो भी एक सर्कुलर इशू करेंगे, जैसे बुर्किना फासो, बेनिन और सेनेगल ने किया, और मेडागास्कर ने 2023 में भारत से बैन किया गया। फिर बीच में एक सेनेगल के अंदर एक प्रॉब्लम आई, तो उसके अंदर फिर 2 महीने के लिए बीच में बैन किया गया एक्सपोर्ट के परमिट देने के लिए। तो आज अफ्रीका में ये हो गया कि कल को कोई भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत आती है, या भारत के अंदर, क्योंकि भारत का हिस्सा पूरे चावल के एक्सपोर्ट में 40% का है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसका ये होने से उनको एक फीलिंग है कि आज हम अपने ही देश के अंदर क्यों ना पैदावार बढ़ाएं, और इसलिए दूसरे एक सीधा भारत के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करके थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, वर्मा, इन लोगों को हम अपना आगे लेकर जाएं, जिससे कि डिपेंडेंसी भारत के ऊपर कम हो। तो एक ये हमारे लिए एक काफी नेगेटिव पॉइंट है भारत के एक्सपोर्ट के लिए, और इसके लिए हम लोग मिलकर गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं। काफी उच्च स्तर के ऊपर एक मीटिंग भी रखी गई है, जो हम 8 तारीख को होने जा रही है। काफी इंडियन एम्बेसडर्स और गवर्नमेंट के लेवल पर इस चीज को उठा रहे हैं कि जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसके अंदर हम लोग मिलकर काम। तो 8 तारीख को मीटिंग होनी है, उसमें मुद्दे उठाए जाएंगे। इनफैक्ट वीपी रंजीत सिंह जोसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब से। रंजीत जी, आपने डॉक्टर प्रेम गर्ग को भी सुना। इनफैक्ट जो स्थिति है उससे तो हम वाकिफ हैं ही। चाइना ने 3 इंडियन राइस एक्सपोर्ट फर्म्स के लाइसेंस रद्द किए हैं। डिमांड ऑलरेडी म्यूटेड है। जो रुपी करेंसी मार्केट का हाल है वो भी हम देख रहे हैं। दिक्कतें तो किसान फेस कर ही रहे हैं। किस तरीके की चैलेंजेस फिलहाल आप देख रहे हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है? नमस्कार दिवाली जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अफ्रीका को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, नई-नई चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन नॉन बासमती की जहाँ तक बात है, वहाँ तक तो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, लेकिन एक आध कंट्री अगर हिट करता है तो उसका नो डाउट डेंट तो आएगा इंडियन मार्केट के ऊपर। लेकिन जहाँ तक बासमती की बात है, बासमती की मार्केट जो है पिछले 2 महीने से पूरी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। अभी भी सारी पोर्ट्स जो है ऑपरेशन नहीं हो पाई। जो मिडल ईस्ट की पोर्ट है उसमें वाया चैनल, चाहे वो कोई ओमान से कार्गो जा रहा है या सऊदी अरबिया से जा रहा है, तो जो सारे ही पुराने कार्गो जो भी स्टक थे, आज भी कहीं कार्गो कोई ओमान में अभी भी अटके हुए हैं। तो पिछले 60 या आज 80 दिन हो गए हैं, लेकिन वो कार्गो अभी भी मूव नहीं कर पा रहे। तो जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात है, इंडियन मार्केट पहले से कुछ नीचे है, 6-7% मार्केट पीछे से नीचे है। ये पहले 2 महीने में जब ये पैनिक क्रिएट हो गया था इंटरनेशनल मार्केट का, और लोकल में इस साल क्रॉप साइज जो कम था, उसका जो इम्पैक्ट अभी लेटर ऑन आगे देखने को मिला, तो मार्केट 100 रुपीज़ से प्लस हो गया था। लेकिन अभी कुछ करेक्शन है, तो होप्स हो कि आगे 60-70 दिन में नई क्रॉप भी, एक शॉर्ट क्रॉप जो है कुछ यूपी का एरिया, उत्तरांचल में या हरियाणा में आती है, तो उसका भी असर आएगा मार्केट। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से 6-7% मार्केट और नीचे चली जाएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट के सामने अगर डिमांड बनी हुई है, लेकिन टाइम, नई क्रॉप में टाइम बहुत है, लेकिन लंबी जो डाउनफॉल वो दिखता नहीं है, क्योंकि अभी नई क्रॉप आने में अभी भी 5-6 महीने बकाया है। तो आई थिंक सो ये मार्केट यहाँ ही थोड़े बाद एक करेक्शन के साथ यहीं खेलेगी, जब तक नई क्रॉप नहीं आती। ओके, अच्छा, प्राइसेस पर रंजीत जी मैं आपसे क्लियरली बात करूंगी, लेकिन गर्ग साहब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने भी इनफैक्ट मेंशन किया, कई ट्रेडर्स से हमारी भी बातचीत हुई सप्लाई साइड पर अवेलेबिलिटी को लेकर, लेकिन सबका कहना ये था कि मीडियम टर्म में जो सप्लाई है वो टाइटन हो सकती है, क्योंकि फार्मर्स कम राइस लगा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट फार्मर्स की कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो सप्लाई साइड पर आप सिचुएशन मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं? जो लास्ट क्रॉप है वो तो ऑलमोस्ट फार्मर के पास नहीं है। लास्ट क्रॉप ऑलमोस्ट सारी मार्केट में आ चुकी है, चाहे वो मंडी में चल रही है, मिलर या एक्सपोर्ट के पास, उसका राइस क्रश हो चुका है। बहुत कम 5-7% जो फार्मर के पास क्रॉप बची है। और जो नई सोइंग का टाइम आ रहा है, अभी ये 15 दिन के बाद जो अभी नर्सरी की सोइंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सेटबैक दिख रहा है वो हमें वो फर्टिलाइजर में लग रहा है,
और जो ये इस बार मानसून का थोड़ा परसेंटेज कम दिख रही है, उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं सोइंग पे पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि पंजाब हरियाणा में जो बोरवेल और ट्यूबवेल उसका पानी है, जो कैनाल्स का पानी है, वो ईज़िली अवेलेबल है। तो पंजाब हरियाणा में सोइंग में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जो बाकी स्टेट्स ओके। हैं, खास करके यूपी, जो कि बासमती में, और एमपी जो दोनों स्टेट है, वहाँ पे बासमती और नॉन बासमती दोनों पे कहीं न कहीं अगर मानसून कम होएगी तो उसका असर दिखेगा। अगर क्रॉप साइज़ कम होगा तो बट नेचुरल है कि अवेलेबिलिटी में फ़र्क आएगा। लेकिन नॉन बासमती गवर्नमेंट के पास इतना स्टॉक है कि आज भी जो लास्ट ईयर 31 का डाटा है, तो लगभग बफर स्टॉक से 570 लाख टन प्लस लेके चल रहे हैं। 270 लाख टन का बफर स्टॉक चाहिए, तो उससे भी 3 टाइम ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा इंडिया के पास स्टॉक है। तो नॉन बासमती अगर कहीं मार्केट की प्राइस ऊपर जाती भी है, शॉर्ट अगर अराइवल इस बार सोइंग कम होती है, तो सरकार उसको कंट्रोल करने की पोज़ीशन में है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा खासा स्टॉक है। तो नॉन बासमती में भी ज़्यादा वरी वाली बात नहीं है कि अगर क्रॉप 5-7% नई सोइंग कम भी होती है, लेकिन प्राइस ऊपर जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सफिशिएंट स्टॉक है, चाहे व्हीट की बात करें, चाहे राइस की बात करें, तो बफर से भी हम 4-5 गुना स्टॉक ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो कंट्री को कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि कहीं जाके बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन दिखेगी राइस में। प्रेम गर्ग, आपकी राय क्या है भावों को लेकर? आप कहाँ देख रहे हैं प्राइसेस? इन्हीं स्तरों के आसपास या थोड़े हल्के भी हो सकते हैं? प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने भी मेंशन किया, रंजीत जी ने भी कहा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो करंट लेवल्स पर ही रहेंगे, थोड़ा इंच अप होने की भी पॉसिबिलिटी है? फिर आप रंजीत जी की बात से सहमत है कि हाँ, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद थोड़े प्राइसेस अंडर चेक ही रहें? नहीं, मैं रंजीत जी के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि प्राइसेस जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबलाइज रहेंगे, क्योंकि क्रॉप आने में काफी टाइम है। जो बासमती की क्रॉप है मेनली, नॉन बासमती की क्रॉप तो थ्रू आउट द ईयर किसी ना किसी स्टेट के अंदर चलती रहती है पूरे भारत के अंदर। पर अभी जो प्राइसेस है, क्योंकि देखिए दो तरह के सिनारियो हैं अभी भारत के लिए, क्योंकि एक तो रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। रुपी जो अब जब वार शुरू हुई थी उस टाइम पर 90 रुपी के लेवल के ऊपर थे, आज चलकर ये 96 को टच करने के ऊपर है, जो आज आप देखेंगे 95-50 ऑलरेडी टच कर चुका है। और लोग इसको मतलब इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि किसी भी टाइम ये 98-99 तक टच करेगा। यदि ये टच करता है तो इफेक्ट जो है भारत के अंदर लोकल प्राइसेस या थोड़े बहुत बढ़ते भी हैं या कॉस्ट बढ़ती भी है, तो हमें एक्सपोर्ट के अंदर उसका कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना हम लोग $10 $15 करेंसी के अंदर ही गेन कर लेंगे। तो दूसरा जो फ्रेट बढ़े हैं, बंकर्स के दाम बढ़े हैं, शिपिंग की कॉस्ट ऊपर हुई है, शिपिंग लाइन और कंटेनर कंपनीज ने काफी ज्यादा चार्जेस शुरू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट के लिए आज के दिन कोई भी शिपमेंट होती है जो कि सिर्फ $150 का फ्रेट होता था किसी टाइम के ऊपर, आज $3,000 $3,500 का उसका देना पड़ रहा है लोगों को। और इसके अंदर एक बस यही है कि अब जैसे यूरोप के अंदर काफी डिमांड बनी हुई है, पर उसमें पेस्टिसाइड के इशू हैं, जिसको गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि एड्रेस करे, किसानों को कम से कम पेस्टिसाइड यूज करने के लिए सलाह दी। और इसी के अंदर करेंगे तो प्राइसेस मेरे को नहीं लगता है कि अभी बहुत ज्यादा भारत के अंदर असर पड़ेगा और स्टेबलाइज रहेगी। ओके, चलिए शुक्रिया गर्ग साहब और रंजीत जी आपका भी आने के लिए शो में। फिलहाल किस तरीके की स्थिति बनी हुई एक्सपोर्ट फ्रंट पर, बासमती नॉन बासमती दोनों के केसेस में, अवेलेबिलिटी, सप्लाईज, प्राइसेस, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने व्यूज दिए। थैंक यू सो मच। बात करेंगे आगे बढ़ते हुए कच्चे तेल की। कच्चे तेल पर बातचीत कर लेते हैं। प्राइसेस हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा ट्रेड कर रहे हैं $113 के आसपास, स्पेशली ब्रेंट का भाव। हमारे साथ एम के सुराना मौजूद है जो कि पूर्व CMD हैं HPCL के। सुराना साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो भाव को लेकर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे। वेस्ट एशिया क्राइसिस कंसिस्टेंटली बनी हुई है, न्यूज़ फ्लो वहाँ से क्या आ रहा है उस पर क्लियरली मार्केट काफ़ी ध्यान देता है। और अब जो वापस से जो फायरिंग हुई पर्शियन गल्फ में, 4 हफ्ते की जो सीज फायर की हम बात करते हैं उसको लेकर अनसर्टेनिटी का एक इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी एक प्रीवियस सेशन में देखा। आज वापस प्राइसेस नरम है, तो इस तरीके का बिहेवियर एंटिसिपेट ऑलरेडी पहले से हम करके चल रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो आएगा उस तरीके का रिएक्शन आएगा। बट कंसीडरिंग अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्या व्यू है आपका प्राइसेस पे? क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास बने रहेंगे या ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, देखिए जैसा आपने कहा कि जो 4 हफ्ते से एक नाजुक लेकिन शांत स्थिति बनी हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में, उसमें थोड़ा सा फिर से उबाल आया है, क्योंकि
जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है कि जहाँ पर जो भी जहाज फंसे हुए हैं उनको निकालने में यूएस की नेवी कुछ हेल्प करेगी। और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कहा है कि वो जब तक ईरान के पोर्ट पर ब्लॉकेट है वो दूसरे जहाजों को नहीं निकलने देंगे। और उसी चक्कर में यूएस और ईरान के बीच में कुछ फायरिंग हुई है, यूएई के ऊपर कुछ फायरिंग हुई है, और इसके कारण वो जो रिस्क है उसको ऑयल मार्केट अपने उसमें प्राइस में दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये स्थिति बनी हुई है, मेरे ख्याल से दोनों ही साइड अपने दोनों एक दूसरे को मेजर कर रहे हैं और उनकी लिमिट को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वोलेटाइल स्थिति बनी रहेगी और प्राइजेस डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़ फ्लो ही ऊपर नीचे होती रहेगी। और यदि ये स्थिति खिंचाव वाली स्थिति बनी रहती है तो 100 के ऊपर ही प्राइजेस थोड़े दिन बनी रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कुछ एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसमें फिर ऑयल प्राइजेस और बढ़ सकती है। लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल से 120 की लिमिट जो हम टेस्ट कर चुके हैं उसके नीचे ही रहना चाहिए। ओके और अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है, कुछ सोल्यूशन निकल कर आता है, तो काफी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि प्रीवियस लेवल्स पर क्रूड पहुंचेगा उसकी संभावना तो नहीं है। थोड़ा बहुत प्राइसेस स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं। आपकी उस परिप्रेक्ष्य में क्या राय है? यदि इसका कुछ मीनिंगफुल सॉल्यूशन निकलता है तो मेरे ख्याल से काफी झटके से नीचे आना चाहिए, क्योंकि काफी सारी इन्वेंट्री बनी हुई है मिडिल ईस्ट में जो कि जिससे उनका अभी प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, क्योंकि उनके पास स्टोरेज स्पेस नहीं है। तो वो मार्केट में जब आएगी तो उसके कारण एक नीचे का प्रेशर हम देख सकते हैं, उसे ऑयल प्राइस नीचे आना चाहिए। और यूएई भी जो ओपेक से बाहर आने के बाद वो भी शायद अपना सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करें। ओपेक कंट्रीज ने एक एडिशनल जो प्रोडक्शन कट को में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया, वो भी बाहर आए तो उससे थोड़ी इमीडिएटली क्रूड प्राइसेस थोड़े एक सडन फॉल में आने चाहिए। लेकिन उसके बाद की स्थिति इस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो खाली हो गए हैं। अभी वर्ल्ड की जो इन्वेंट्री है वो 8 साल के सबसे निचले स्तर पे, तो उसको भरने की लोग कोशिश करेंगे। एक एनर्जी सिक्योरिटी का एक जो बड़ा इशू आया है उसके तहत लोग अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी साइड यदि वर्ल्ड डिमांड पे, इकोनॉमी पे इसका असर होता है तो डिमांड में कम होगा, तो उसके बाद की प्राइसेस उस पर डिपेंड करेगी। तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली जब रिलैक्सेशन आता है, एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन निकलता है, तो उसके बाद सडनली नीचे आना चाहिए। तो उसके बाद धीरे 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 वो नॉर्मलाइज होगी, डिपेंडिंग ऑन कि डिमांड पे कितना असर हुआ है और लोगों का सिक्योरिटी पे कितना फोकस है। ओके चलिए, शुक्रिया सुराना साहब अपने व्यूज देने के लिए। और कच्चा तेल अभी भी घरेलू बाजार में हमने 10,000 के ऊपर प्राइसेस जाते हुए देखे थे, अभी लेवल से थोड़ा सा नीचे आकर कारोबार कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सिमिलरली 113 के आसपास कर रहा है ब्रेंड ट्रेड। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के हुए हैं। प्रतिदिन मार्केट के डायरेक्टर है मैनेजर शेयर खान के टेक्निकलिस्ट राकेश खन्ना है। बात करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स की। मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पे कच्चे तेल में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। हालांकि हम वॉलेटिलिटी काफी देख रहे हैं, उसके बावजूद जो है कीमतें $100 के ऊपर बनी हुई है। अगर WTI की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल का जो 10,000 की कॉल ऑप्शन है मे मंथ की, 500 के स्तर पर बाय करना चाहिए। 340 का स्टॉप लॉस और लक्ष्य वहाँ पे 750 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में हम कॉपर में एक अच्छा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो कॉपर में यहाँ पे मे कॉन्ट्रैक्ट में 1278 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहाँ पे 1269 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1295 तक के रखे जा सकते हैं। ओके तो कॉपर और क्रूड पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रिकमेंड की गई हैं। राकेश, आपकी कॉल्स क्या होंगी? मैम मैं पहले नेचुरल गैस पे जाना चाहूँगा। नेचुरल गैस में एक बहुत अच्छा पुल बैक आया है और ऊपर में की रेजिस्टेंस है 277.50। अगर ये ब्रेक करता है मार्केट तो एक ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड कैप देखा जा सकता है 300 और 340 लेवल तक। नीचे में जो सपोर्ट है वो 264 का है, तो इसमें स्ट्रेट अवे बाय लग रहा है। जैसे क्रूड की आपने बात की थी, क्रूड में जब तक ऊपर में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है दैट इज $107.46। अगर ये नहीं निकलता है तो एक ये साइडवेज रेंज रहेगा। नीचे में $99 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है देन ओनली ऊपर में एक अलग नया ऊपर में 110 एंड $115 का टारगेट देखा जा सकता है। तो जब भी डिप मिले तो क्रूड में बाय करना चाहिए। इंडियन रुपी टर्म में आप देखोगे तो 20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 9,400 का। जब तक वो सस्टेन करता है और ऊपर में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है शाम को 10,250 के ऊपर तो स्ट्रेट अवे बाय करना चाहिए, क्योंकि ये अपने नेक्स्ट स्विंग हाई
10,571 को टेस्ट करेगा और उसके बाद में वो ब्रेक करने के बाद ऊपर में 10,800 भी लग रहा है। बेस मेटल में सिर्फ एक कॉपर पे जाना चाहूंगा। कॉपर यहाँ से बहुत स्ट्रांग लग रहा है, हमारा व्यू पहले भी बुलिश था। नीचे में 1273 पे एक बॉटम सपोर्ट बन गया है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है 1287.50 तो 1300 एंड 1320 का टारगेट लगा। ओके, तो कॉपर और नेचुरल गैस पर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रेकमेंड की गई है। गोल्ड सिल्वर पर अनुज जी क्या व्यू रहेगा आपका? यहाँ पर अपसाइड तो कैप दिखाई दे रही है, कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी बाइंग दिखी बट उतनी अग्रेसिवली नहीं। क्या व्यू आपका सोने और चांदी दोनों पर? एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट फिर से एक बार एस्केलेट होते हुए नजर आए हैं, तो उसके चलते डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, जिसका साफ तौर पर असर जो है सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हमारा मानना है कि सोना यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में 4,440 से 4,680 डॉलर की रेंज में इस सप्ताह भी बना रह सकता है। भारतीय बाजारों पे जो रेंज है वो 1,47,500 से 1,52,000 की रहेगी। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे 70 से 78 डॉलर का रेंज जो है वो रह सकता है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 2,40,000 से 2,52,000 ये रेंज बनी रह सकती है। तो रेंज के निचले लेवल्स के आसपास मार्केट आए तो वहां पे बाइंग के लिए सोचना चाहिए। वर्तमान स्तर पे यहाँ पे कोई भी रणनीति नहीं बनाने की सलाह रही। ओके, अच्छा, बेस मेटल्स में कॉपर का जिक्र राकेश आपने भी किया है, अनुज जी ने भी किया है, लेकिन एक राय आपके एल्यूमिनियम पर क्या होगी? एल्यूमिनियम में अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम स्ट्रांग ही लग रहा है, बट थोड़ा ये कंसोलिडेशन बेस पे दिख रहा है चार्ट के ऊपर। अपने रेजिस्टेंस पे है तो ये रेंज बाउंड रहेगा 372.70, इसका बहुत स्ट्रांग ऊपर में रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रीच करता है तो मैं इसे बाय ऑन डिप्स में कहूंगा, नीचे मिलता है तो बाय कीजिए 368 में। एल्यूमिनियम से ज्यादा जैसे आपने जिंक का जिक्र किया था, जिंक यहाँ से स्ट्रेट अवे बाय लग रहा है, ब्रेकआउट भी हो गया है इसमें और नीचे में 340 का स्टॉप लॉस है। अगर ऊपर में 346 निकलता है तो इसमें स्ट्रेट अवे टारगेट 353 तक ऊपर में देखा जा सकता है। तो एल्यूमिनियम से ज्यादा जिंक अच्छा लग रहा है। और ओके, तो जिंक बेहतर लग रहा है 344 पर करता हुआ ट्रेड। बात करते हैं एग्री कमोडिटी बाजार की। स्पाइसेस के पैक में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कॉपर में, टर्मरिक में, माफ कीजिए, टर्मरिक और कोरिएंडर में। कोरिएंडर तो इनफैक्ट कंसिस्टेंटली मूवर रहा है मनोज जी, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली लेकिन वापस से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहे हैं। क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, कोरिएंडर यहाँ पे ओवरऑल मसाला पैक में एक स्ट्रांग कमोडिटी रही है और आज भी हमने जो जून कॉन्ट्रैक्ट है उसको 13,000 के ऊपर निकलते हुए देखा है। हमारा मानना है कि कोरिएंडर यहाँ पे फर्म बना रहेगा और कोरिएंडर का जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 12,700 के स्तर मिलते हैं तो फ्रेश बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 12,350 का रखना चाहिए। लक्ष्य वहां पे 13,200 से 13,300 के रखे जा सकते हैं। टर्मरिक एक दायरे में बना हुआ है, यहाँ पे 15,740 से 16,600 का एक रेंज बना हुआ है। तो टर्मरिक अगर 16,000 के स्तर मिलते हैं तो वहां बाय करना चाहिए। मे कॉन्ट्रैक्ट 15,740 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 16,500 के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय रही टर्मरिक पर। कॉटन सीड ऑयल केक पर राकेश आपकी राय क्या होगी? मैडम इसमें थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ पुल बैक आया है, ओवरऑल ये मुझे खराब ही लग रहा है। तो ऊपर में इसमें सेलिंग ही देखी जा सकती है। नीचे में फिर से मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा करेक्शन आ सकता है जो 3,400 ब्रेक करता है अगर, तो एक बार ये जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है 3,360 का वो ब्रेक करेगा तो हर राइस के ऊपर सेल ही करना चाहिए। ऊपर में जो की रेजिस्टेंस है वो 3,700 तक है, तो सेल ऑन राइस में जाऊंगा इसमें। ओके, तो सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी कॉटन सीड ऑयल केक में। चलिए, इतनी स्ट्रैटेजीज मिली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया राकेश और मनोज जी आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।